तो वैल्यूएशंस मिड और स्मॉल कैप्स उनके हिस्ट्री के तुलना में एंड इवन इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स उनका वैल्यूएशंस काफी एलिवेटेड है। पर इस वैल्यूएशन को आपको ग्रोथ की तुलना में भी देखना चाहिए। वो ईएलएसएस फंड में है, पर ईएलएसएस फंड में एक तो है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो जो शॉर्ट टर्म का वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जो 10 से 12.5% हुआ है उसी का इम्पैक्ट ईएलएसएस फंड में टैक्सेशन के तौर पे है। इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स, और इनफैक्ट स्मार्ट एसआईपी के रूट से आप और भी अपना इन्वेस्टमेंट को स्मार्टर बना सकते हैं कि मार्केट नीचे जाए तो आप अपना एसआईपी बढ़ा दें, और इस तरह से आप मार्केट टाइमिंग को लीव इट टू प्रोफेशनल्स। बट ओवरऑल हमारा मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर आज आके लमसम मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों कैटेगरीज काफी सूटेबल है। और जैसे मैंने कहा कि ओनली डिफरेंस ये है कि कमोडिटीज में अगर आपको एक्सपोजर लेना है और तो फिर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के हिसाब से आप कमोडिटीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। सेकेंड बात है कि फार्मा, जैसे आपने कहा कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर है, ये कुछ हद तक सही है, पर कुछ हद तक हमारा मानना है कि इस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत व्यू हमारा चेंज हो रहा है। एक तो जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं फार्मा सेक्टर में, हम काफी बॉटम अप जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस शिबानी कुरियन, who is the Executive Vice President, Fund Manager and Head of Research at Kotak Mahindra Asset Management Company Limited. Ms. Shibani Kurian has a PGDM specialization in finance, BSc Honours Economics. Ms. Shibani Sirkar Kurian has a total experience of 20 years in the Indian equity markets, of which almost more than 16 years have been with Kotak Mahindra Asset Management Company Limited. Her primary responsibilities include equity fund management and heading the equity research team. Prior to joining Kotak Mahindra Asset Management, she worked for almost 6 years with UTI Asset Management Company Limited and for 1.5 years with Donaday AV Financial Services. Ms. Shibani Kurian holds a PGDM with a specialization in finance from TA Pai Management Institute, Manipal, and a BSc Honours in Economics from St. Xavier's College, Kolkata. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात yet again. Thank you so much for joining us. Mutual Funds की बात हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, almost 2 years, and हमें आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है. We get a lot of positive feedback from all of you, so thank you so much for giving us all your love. तो आज हमारे साथ we have a very interesting speaker. वो ये हमारे शो में पहली बार आ रही हैं. आज हमारे साथ हैं मिस शिबानी कुरियन, who is the fund manager and head of equity research at Kotak Mutual Fund. Shibani, firstly, thank you so much for giving us your time and welcome to the show. We are very excited to have you in our show today. Thank you so much. I'm excited as well since it's the first time. So I'm hoping this will be a very interesting conversation. Sure. Thank you so much. So, हमने आपके लिए बहुत सारे questions line up किए हैं. हमारे viewers के questions हैं. Some questions are from our side. हमें लगता है कि जो सवाल हमारे viewers को benefit करेंगे, उसके हिसाब से हमने आज के पूरा questions का list ready किया है आपके लिए. And I'm sure कि हमारे viewers को बहुत ज़्यादा learning मिलने वाला है from this episode. तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपके लिए शिबानी, that is, हम सब बोलते थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कोर्स किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे देश के लिए एज वेल. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 10th टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एफडीआई का जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. जो $42 बिलियन था फाइनेंशियल ईयर 23 में, वो इस साल $26.5 बिलियन है. तो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड शिबानी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एफडीआई कम हो रहा है एंड क्या इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा? तो आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं कि एफडीआई का जो फिगर है वो वाई बेसिस पे अगर हम देखें तो काफ़ी कम हुआ है. पर इसमें कुछ डिटेल्स में जाए तो कुछ न्यूआंसेस है जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहती हूँ. एक तो जो आप फिगर देख रहे हैं वो नेट एफडीआई का फिगर है. अगर हम ग्रॉस बेसिस पे फिगर देखें तो कंपैरिजन ऑफ FY23 और FY24 में वर्चुअली फ्लैट रहा है.
इसका मतलब है ग्रॉस एफडीआई जो FY24 में आया वो FY23 के कंपैरिजन में लार्जली फ्लैट रहा है। जो नेट फिगर आप देख रहे हैं जो कम हुआ है उसका एक बड़ा कारण है कि रिपैट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट फिगर, और उसमें प्राइवेट इक्विटी और एमएनसी का जो रिपैट्रिएशन हुआ है इंडिया से उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसका मतलब है कि जो फॉरेन फर्म्स या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे थे और बिकॉज मार्केट्स हैव मूव्ड अप, उन्होंने काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी किया और उसके कारण उन्होंने यहाँ से जो उनका इन्वेस्टमेंट्स है उनको रिपैट्रिएट किया, जिसके कारण आप जो नेट एफडीआई फिगर देख रहे हैं वो नेट एफडीआई फिगर आपको नीचे दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि इसका स्टॉक मार्केट पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट इम्पैक्ट इस तरह रहा है कि हमने देखा है कि काफी प्रमोटर्स प्राइवेट इक्विटी फर्म्स उन्होंने जो अपना स्टेक है वो कम किया है, तो सप्लाई थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है। पर यहाँ से अगर देखें तो इनफैक्ट फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ दिस करंट फिजिकल ईयर का डेटा देखें तो अगेन ग्रॉस एफडीआई का जो फिगर है वो वहां पे 18-20% ग्रोथ रहा है वाई। तो हमारा मानना है कि ये कोई घबराने की बात नहीं है, पर ग्रॉस फिगर देखना ज्यादा जरूरी है नेट फिगर के हिसाब से, और वहां पे हमें काफी मोमेंटम बना हुआ दिख रहा है। सो कैन वी से कि स्टॉक मार्केट पे हमें एफडीआई की वजह से उतना इम्पैक्ट हम ज़्यादा कुछ नहीं हाँ देख रहे जी, हैं? तो ये दैट स्टॉक वाज़ मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है, पर ये तो है कि अगर सप्लाई देखें तो क्लियरली काफ़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो जो कि बहुत पहले इन्वेस्ट करे हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब आप प्राइवेट इक्विटी फर्म फंड रन करते हैं तो फंड का एक लाइफ साइकिल होता है, और जहाँ-जहाँ फंड में पैसा बना है या आपने अप्रिसिएशन देखा है, तो क्लियरली कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी प्राइवेट इक्विटी या एमएनसीज़ ने किया है अपने स्टेक जो इंडिया में है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडियन मार्केट्स का फंडामेंटल्स देखें तो इसका कोई इम्पैक्ट फंडामेंटल्स पे नहीं नहीं है। Okay, okay, cool. So Shivani, जो your next question that I want to ask you is कि mid cap, small cap space की अगर हम बात करें, कितना conversation चल रहा है around this and लोगों ने invest किया है, पैसा बनाया है. अभी हम बोल रहे हैं कि mid cap index, small cap index सब overvalued है. Nifty mid cap 150 index, Nifty small cap 250 index, Jan 1st 2023 से अब तक 85% ऊपर हैं. लेकिन क्या ये जो हम देख रहे हैं द ग्रोथ दिस काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी ऑल्सो सी कि इसके डू वी ऑल्सो सी कि जो टेक्निकल चार्ट्स में अब शायद इनमें थोड़ा इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है, तो क्या आपके ओपिनियन में मान लीजिए किसी एक इन्वेस्टर ने मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है, शुड आई बी वरिड कि इस स्पेस में ओवर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, एंड मुझे अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना चाहिए अगर इफ आई हैव मिड कैप एंड स्मॉल कैप तो फंड्स? एब्सोल्युटली ये बहुत ही टॉपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा मार्केट्स इफ यू लुक एट इंडिया वर्सेस यूएस, यूएस मार्केट्स में बहुत नैरो बैंड में नैरो मार्केट रहा है। टॉप 7 टॉप 10 कंपनीज ने कंट्रीब्यूट किया है मार्केट अप मूव में। इंडिया में ये जो रैली हमने देखा है हैज बीन मोर ब्रॉड बेस्ड, तो रैली काफी ब्रॉड बेस्ड रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन हैज बीन वेरी हाई। तो इस माहौल में अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो वैल्यूएशंस मिड और स्मॉल कैप्स उनके हिस्ट्री के तुलना में एंड इवन इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स उनका वैल्यूएशंस काफी एलिवेटेड है। पर इस वैल्यूएशन को आपको ग्रोथ की तुलना में भी देखना चाहिए। तो ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को एक साथ करके अगर हम देखें तो मिड कैप में ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ जो हम कहते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, पर इसके साथ साथ वैल्यूएशन भी काफी ऊपर बढ़ गए हैं। तो मिड कैप का जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री या स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री की तुलना में उनका वैल्यूएशन काफी प्रीमियम पे है, और इवन कंपैरिजन टू लार्ज कैप्स वैल्यूएशन काफी प्रीमियम में है। तो इसका मतलब है कि अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो हमारा होराइजन थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म होना चाहिए। नियर टर्म में हम ये कह रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में जैसे हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आज भी काफी कंपनीज है जहां पे हमें अर्निंग्स ग्रोथ पे काफी कंफर्ट है और वैल्यूएशंस भी रेंज बाउंड है या कंफर्टेबल है। पर उन सेगमेंट से आप दूर रहिए जहां पे वैल्यूएशन और फंडामेंटल में तालमेल नहीं है। तो यानी कि मोमेंटम चेज मत करिए इस सेगमेंट में। और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में जैसे हम कह रहे हैं, हम थोड़ा बहुत ओवरवेट लार्ज कैप्स है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है,
थोड़ा स्लाइटली अंडरवेट मिड कैप्स एंड अंडरवेट स्मॉल कैप्स। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन लार्ज कैप की तुलना में काफी ऊपर है, तो थोड़ा बहुत अंडरवेट होना चाहिए ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में। और सेकंड सेगमेंट मिड और स्मॉल कैप्स में, जहां पे हमने थोड़ा बहुत कॉशियस स्टांस लिया है कि काफी काफी मिड और स्मॉल कैप्स में हमने देखा कि प्राइसेस काफी अप्रिशिएट हुए हैं, पर वहां पे लिक्विडिटी कम है, फ्री फ्लोट जो है वो कम है, और उसके कारण यहाँ पे हमने वैल्यूएशन मल्टीपल्स में काफी रीरेटिंग देखा है, पर फंडामेंटल्स उनको मैच नहीं कर रहे हैं। तो उन सेगमेंट से आप दूर रहिए, और ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में स्लाइटली अंडरवेट मिड एंड स्मॉल कैप्स। ओके, एंड लाइक यू राइटली सेड कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट एब्सोल्युटली। करिए, तो अगर राइट? आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, ये हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा निकल जाए, पर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा आपको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि नियर टर्म में आपको शायद कुछ हद तक वॉलेटिलिटी नजर आए। ओके, ओके, फेयर इनफ। विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट लार्ज कैप फंड्स, क्योंकि अब जब इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख लेते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि लार्ज कैप में क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि हर किसी को लगता है कि लार्ज कैप में रिस्क कम है लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो कुछ लार्ज कैप फंड्स ने दे हैव गिवन ओवर 40% इन 1 ईयर। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत हेविली इन्वेस्टेड हैं, हु आर प्रोबेबली इग्नोरिंग द लार्ज कैप स्पेस, इवन दो वी डू बिलीव कि लार्ज कैप शायद थोड़े रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स? तो आपने सही कहा कि लार्ज कैप सेगमेंट अगर देखें रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि मिड और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स देखे एंड कंपेयर टू देयर हिस्ट्री, ये इंडेक्स उनका प्रीमियम इज ऑलमोस्ट 30-40% प्रीमियम टू ओन हिस्ट्री। इस हिसाब से अगर लार्ज कैप या निफ्टी का वैल्यूएशन देखें ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग बेसिस, तो वहां पे प्रीमियम इज अबाउट 8-10%, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड इज क्लियरली इन योर फेवर, लार्ज कैप्स एंड मोर रीजनेबल वैल्यूएशन। तो इन द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट, किसी का भी कोई भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ओवरवेट स्टांस लार्ज कैप में अभी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड देखे तो लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड्स आर फेवरेबल। दूसरी बात है कि अगर ओवरऑल मार्केट देखे या निफ्टी देखे, तो इम्पॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री कैसी है। मार्केट का जो री रेटिंग हुआ है वो 3 फैक्टर्स के कारण हुआ है। एक तो हमारा मैक्रो स्टेबिलिटी, दूसरी बात है अर्निंग्स ग्रोथ, और थर्ड है लिक्विडिटी ऑफ फ्लोज। और उसमें जो अर्निंग्स का जो हिस्सा रहा है, दैट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इंडिया का कॉर्पोरेट अर्निंग्स टू जीडीपी रेशियो, अगर कोविड का टाइम देखें तो उस समय FY20 में वी वर एट अबाउट 2%, और आज corporate profit to GDP is at about 4.8%, and that has been one of the key factors जिसके कारण मार्केट में हमने इतना मल्टीपल री रेटिंग देखा है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आज निफ्टी का अर्निंग्स हम देखें, तो इवन FY25 और 26 में एक्सपेक्टेशन है कि मिड टीन्स अर्निंग्स डिलीवरी होगी। और अर्निंग्स और वैल्यूएशन दोनों को अगर हम एक साथ लाए, तो लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड अभी भी रीजनेबल है और वैल्यूएशन फेवरेबल है। तो इसीलिए हमारा मानना है कि अगर आप लमसम एलोकेशन कर रहे हैं, तो लार्ज कैप, लार्ज और मिड सेगमेंट या मल्टी एसेट सेगमेंट्स में कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम होराइजन, जैसे हम हमेशा कहते हैं इक्विटी में टाइम होराइजन तो लंबा ही होना चाहिए, पर अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। बट लाइक यू सेड कि चाहे आप लार्ज कैप देख लीजिए, मिड कैप या स्मॉल कैप, इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, 5, 6, 7 years or maybe longer. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक हमारी कहावत है जो हम काफी बार सब हमारे इन्वेस्टर्स को कहते रहे कि डोंट टाइम द मार्केट, गिव टाइम टू द मार्केट। और Yeah, ये तो डेटा भी कहती है कि जितना टाइम आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहो, तो हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। wealth creation. Yeah. Okay. So now I'm going to ask you about contra funds, क्योंकि contra funds एक बहुत interesting category है, and हमने देखा है कि काफ़ी investors contra approach लेते हैं. A lot of times contra funds को value funds के साथ compare किया जाता है, right? So a lot of times it is believed कि contra funds का approach वही रहता है, because obviously contra funds में भी आप undervalued stocks में invest कर रहे हैं, ऐसे stocks जिनका value अभी तक market ने recognize नहीं किया है.
सो फर्स्ट टेल अस कि कॉन्ट्रा फंड्स वैल्यू फंड से अलग कैसे होते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड है वो अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स को कैसे पिक करता है। एब्सोल्युटली। तो मैं कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड मैनेज करती हूँ, तो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ हाउ वी आर मैनेजिंग द फंड एंड ये फंड वैल्यू कैटेगरी से कैसा थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो पहली बात तो है कि कॉन्ट्रा फंड जो हम मैनेज करते हैं वो वैल्यू बायस फंड है। तो जैसे हम यूनिवर्स सिलेक्ट कर रहे हैं फंड के लिए, वो यूनिवर्स ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स को कंप्राइज करते हैं जो कि बेंचमार्क, जो हमारे लिए NSE 500 है, बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म करे हो। तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हम ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में लेते हैं जिन्होंने आइदर बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करे हो, या सेक्टर ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, या ऐसे स्टॉक्स जो अपने सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के हिसाब से उनका वैल्यूएशन लो हो। तो ओवरऑल जो बायस है पोर्टफोलियो का एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, पोर्टफोलियो का बायस वैल्यू रहा है। और वो पोर्टफोलियो के पी रेशियो को आप अगर आप बेंचमार्क से कंपेयर कर लोगे तो पोर्टफोलियो का पी रेशियो बेंचमार्क से कम है, 1 ईयर फॉरवर्ड या ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो पर। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिजन शिफ्ट होता है। तो हमारा मानना है कि हम सिर्फ वैल्यू नहीं, हम वैल्यू ऐसे स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं पोर्टफोलियो में जो यूनिवर्स के हिसाब से वैल्यू है, पर इंक्रीमेंटली इसमें हम ट्रिगर्स देख रहे हैं कि जहां पे मल्टीपल रीरेटिंग हो, कंपनी में कुछ चेंज हो रही है जिसके कारण यहाँ पे जो वैल्यूएशन आज डिप्रेस्ड है वहां से वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, या फिर ओवरऑल कुछ चेंज हो रहा है आइदर मैनेजमेंट या फिर सेक्टर में जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो हम जैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले तो हम वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि एक यूनिवर्स बना लेते हैं वो 3-4 क्राइटेरिया का। फिर हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस जो कि बिजनेस मैनेजमेंट और फिर वैल्यूएशन का जो हमारा इंटरनल फ्रेमवर्क है उसके माध्यम से हम स्टॉक पिक करके हम पोर्टफोलियो कंपोज करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू रहता है, तो वैल्यू बायस पोर्टफोलियो तो है ही है, पर इसका जो आउटकम है उसमें अगर हम देखें तो ROE जो पोर्टफोलियो का है वो ROE बेंचमार्क के कंपैरिजन से ऊपर है। दैट मीन्स इट इज फंडामेंटल्स प्लस वैल्यू एंड वो कॉन्ट्रा बनता है। सो बेसिकली सब स्टॉक्स जो अभी तो वैल्यू हैं, बट शायद आगे जाके मार्केट विल रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल एंड यस दे विल डू यस वेल। यस एब्सोल्युटली। जो हमारे फंडामेंटल फ्रेमवर्क में भी फिट होती है, वैल्यू तो है ही है Yeah. पर फंडामेंटल फ्रेमवर्क में भी फिट होना चाहिए। और इसका जो आउटकम है वो ROE ऑफ द पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा है, या रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द पोर्टफोलियो जो कि बेंचमार्क से ऊपर है। ऊपर है। ओके ओके, सो अभी वी ऑल नो पिछले हफ्ते बजट आया था, एंड काफ़ी टैक्सेशन में चेंजेस हुए थे। इन्वेस्टर्स खुश थे, नहीं खुश थे, ऑफ कोर्स। तो टेल अस कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन में क्या चेंजेस हुए हैं। सो जस्ट अ लिटिल ऑफ टॉपिक कंपेयर टू द कैटेगरीज दैट वी आर डिस्कसिंग, विल कम बैक टू द कैटेगरीज, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। हमारे बहुत सारे निवेशकों ने हमसे पूछा है कि यूनियन बजट के बारे में बताइए। हम एपिसोड्स कर चुके हैं काफ़ी, बट वी वांट योर पर्सपेक्टिव कि टैक्सेशन, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के ऊपर क्या चेंजेस हुए हैं। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि बजट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था बजट का, और काफी लोगों का इस पे क्वेश्चंस हमें भी आए हैं। तो एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर हम देखें तो इसमें दो चेंजेस हुए हैं। जो कि अर्लियर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स था जो 15% था, वो आज 20% बन गया है। बट होल्डिंग पीरियड में चेंज नहीं हुआ है। सो फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज, जो 1 साल से कम होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, 1 साल या 12 महीने से जो ज्यादा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी थोड़ा बहुत बड़ा हमने देखा है, जो 10% से 12.5% हुआ है। पर इसमें जो एग्जेम्पशन या अमाउंट एग्जेम्प्ट है वो 1 लाख से 1.25 लाख बन गया है। सो ओवरऑल इक्विटी का जो इम्पैक्ट रहा है वो एक्चुअली मैनेजेबल रहा है। एक तो हम कह रहे हैं कि इक्विटी का होल्डिंग पीरियड शुड बी लॉन्ग टर्म, तो होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर वो तो बना रहा है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वो 10 से 12.5% हुआ है। दैट हैज बीन द मेन इम्पैक्ट फ्रॉम एन इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड एन इक्विटी होल्डिंग पर्सपेक्टिव। सो हमारा मानना है कि यस,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का जो इंक्रीज हुआ है वो स्लाइटली नेगेटिव रहा है, बट ऑन द अदर हैंड होल्डिंग पीरियड नहीं बढ़ाया है, तो एक्चुअल इम्पैक्ट मार्केट में उतना ज्यादा शायद ना हो। एंड हाउ अबाउट ईएलएसएस फंड्स? क्या ईएलएसएस फंड्स के कैपिटल गेन्स पे कुछ चेंज हुआ है तो टैक्सेशन में? ईएलएसएस इक्विटी फंड है, तो एक तो ईएलएसएस फंड में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, सो फॉर देम द इम्पैक्ट विल बी ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स गोइंग 10 से जो 12.5% हुआ है, दैट विल बी दी इम्पैक्ट फॉर ईएलएसएस फंड। सो जो जैसा इक्विटी फंड में इम्पैक्ट है वो ईएलएसएस फंड में है, पर ईएलएसएस फंड में एक तो है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो जो शॉर्ट टर्म का वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जो 10 से 12.5% हुआ है उसी का इम्पैक्ट ईएलएसएस फंड में टैक्सेशन के तौर पे है। पर एक और है कि ऑब्वियसली इसमें जो एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गया है 1.25 लाख, सो वो इस पे भी एप्लीकेबल है। Okay. Okay. So there's this very interesting statistic कि हमने जून में देखा कि SIPs में जो redemptions थे, they stood at almost 10,000 crores for the 7th straight month. इन्वेस्टर्स SIP से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग जिसकी वजह से इतने रिडेम्पशंस हो रहे हैं SIPs में? देखिए, हमारा मानना है कि अगर हम ग्रॉस एसआईपी नंबर देखें तो ग्रॉस नंबर तो ऑल टाइम हाई पे है, और दूसरी बात अगर हम ओवरऑल नेट फ्लोज देखें इनटू म्यूचुअल फंड, वो भी काफी स्ट्रांग रहा है। इवन लास्ट मंथ में हमने देखा कि जो नेट फ्लोज आए हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी प्लस जो लमसम फ्लोज आए हैं वो काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट अगर हम डेटा देखें तो जो फुल ईयर का CY 24 का डेटा है, म्यूचुअल फंड नेट इन्वेस्टर्स रहे इक्विटी मार्केट्स में टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $23 बिलियन। तो सॉरी, एक्चुअली या म्यूचुअल फंड्स हैव बीन 23 बिलियन, डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है दैट हैज बीन ऑलमोस्ट $29 बिलियन। तो फ्लोज काफी स्ट्रांग रहे हैं। हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ एसआईपी नेट बेसिस पे थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बट ओवरऑल जो फ्लो आया है म्यूचुअल फंड में वो फ्लो तो काफी स्ट्रांग रहा है। एंड इनफैक्ट अगर आप ये फिगर एनुअलाइज कर ले फुल ईयर के लिए, तो एनुअलाइज बेसिस पे ये ऑल टाइम हाई बाय अ लॉन्ग माइल। सो हमारा मानना है कि मे बी थोड़ा बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, तो कुछ उतार चढ़ाव हुआ होगा, पर ग्रॉस फिगर तो काफी स्ट्रांग रहा है, और ओवरऑल बेसिस पे जो फ्लो फिगर है म्यूचुअल फंड में वो भी काफी स्ट्रांग रहा है। ये भी हो सकता है कि पीरियोडिक बेसिस पे कुछ इनएक्टिव एसआईपीज में फ्लशिंग आउट हुआ है, तो उसके कारण कुछ आपने नेट इम्पैक्ट वो भी देखा है। तो बट बाय एंड लार्ज जो आउटकम रहा है वो है कि ओवरऑल फ्लोज म्यूचुअल फंड में अभी भी काफी स्ट्रांग है। बट शिवानी, डू यू थिंक कि जैसे हम बोलते हैं ना कि SIPs में मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहिए, आई मीन द रीजन व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs कि आपको मार्केट टाइमिंग नहीं या करना है, बट यू थिंक ये ट्रेंड को देख के हम बोल सकते हैं कि शायद इन्वेस्टर्स मार्केट टाइमिंग कर रहे हैं क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई, मे बी दे आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स? डू यू थिंक मार्केट टाइमिंग हो रहा है? तो आई थिंक काफी हद तक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल कि मार्केट टाइम ना करें। हम बोलते रहते हैं कि आप मत करिए मार्केट टाइम, बट हो सकता है मार्केट, और एक और है कि मार्केट में काफी इवेंट्स भी थे, इलेक्शन था, फिर बजट का इवेंट था, एक्सपेक्टेशंस बजट के थे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश की। पर जैसे आपने कहा, हमने फिर भी कहा है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स, और इनफैक्ट स्मार्ट एसआईपी के रूट से आप और भी अपना इन्वेस्टमेंट को स्मार्टर बना सकते हैं कि मार्केट नीचे जाए तो आप अपना एसआईपी बढ़ा दें, और इस तरह से आप मार्केट टाइमिंग को लीव इट टू प्रोफेशनल्स एंड कीप इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन द मार्केट। Yeah, yeah. Okay. Let me ask you now a little bit about multi-asset allocation funds क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देख रहे हैं in the recent past. Multi-asset allocation funds में हमने करीब 42,980 crores का इनफ्लो देखा है since April 2023, जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में अगर हम देखें फॉर द सेम पीरियड था करीब 14,000 odd crores, राइट? तो क्या इन्वेस्टर्स अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को देख रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि बैफ जो है
हमेशा एक बहुत फेमस कैटेगरी रहा है इन द हाइब्रिड फंड स्पेस, राइट? कि लोगों को पहले बैफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट अभी हम वो स्विच देख रहे हैं टुवर्ड्स मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। डू यू सी दैट? आई मीन, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? तो देखिए एक तो अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और अ बैलेंस एडवांटेज फंड ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इस इन फंड दोनों बैफ और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप जो एसेट एलोकेशन का हेडेक आप फंड मैनेजर पे रख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको इधर एसेट एलोकेशन के बारे में नहीं सोचना है। तो अगर आपको लमसम पैसा डालना है तो इन कैटेगरी फंड्स में आप लमसम पैसा डाल सकते हैं। दूसरी बात है, अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और बैफ में डिफरेंस देखें। बैफ दो एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है, एक तो इक्विटी और डेट। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड तीन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी, डेट और कमोडिटीज। सो अगर कोई इन्वेस्टर कमोडिटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उनके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि वहां पे कमोडिटीज में गोल्ड एंड सिल्वर में भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है। और बैफ में आप डेट और इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों एसेट क्लासेस के लिए बैफ इज अ सूटेबल प्रोडक्ट। बट ओवरऑल हमारा मानना है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर आज आके लमसम मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों कैटेगरीज काफी सूटेबल है। और जैसे मैंने कहा कि ओनली डिफरेंस ये है कि कमोडिटीज में अगर आपको एक्सपोजर लेना है और तो फिर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के हिसाब से आप कमोडिटीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। सो बेसिकली जस्ट एन इन्वेस्टर जो शायद थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अक्रॉस असेट हाँ, क्लासेस कुड लुक एट मल्टी एसेट एलोकेशन। यस एब्सोल्युटली। अदरवाइज अदरवाइज बैफ बैफ इज गुड। इज फाइन, बिकॉज बैफ में अगर डेट और इक्विटी में आपको एसेट एलोकेशन करना है तो फिर बैफ आपके लिए सूटेबल है। पर अगर आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जैसे आपने कहा चाहते हैं कि आपको पोर्टफोलियो में कमोडिटीज का फ्लेवर चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सपोजर भी चाहिए, तो फिर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को आप पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। या सो एक अगर हम बिहेवियरल बायसेस की बात करें शिबानी, देयर इज अ वेरी स्टैंडर्ड बिहेवियरल बायस जिसको हम बोलते हैं लॉस अवर्जन बायस, जिसमें हम बोलते हैं कि वी कीप होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स। जनरली स्टॉक्स में यूज किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स में भी यूज किया जाता है कि अगर मेरे पास दो स्टॉक्स हैं, एक अच्छा कर रहा है एक बुरा कर रहा है, जो बुरा करे मैं उसको पकड़ के रखूंगी कि कभी ना कभी तो वो रिकवर होगा, राइट? एंड वी हैव सीन कि काफी इन्वेस्टर्स इक्विटी फंड्स में भी ये सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, जो अच्छा नहीं कर रहा है उनको पकड़ के रखते हैं विद द होप कि ऐसे फंड्स बाउंस बैक करेंगे। तो आपके व्यू पॉइंट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं हु वांट टू कट देयर लॉसेस इन इक्विटी फंड्स, या उनको पकड़ के रखना चाहिए विद द होप कि टर्न अराउंड होगा? सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट स्ट्रैटेजी? देखिए मेरा मानना है कि इक्विटी फंड्स को आप जब इवैल्यूएट करते हैं तो एक तो हम ऑब्वियसली डेली एनएवी होता है तो रिटर्न सबको पता है। तो रिटर्न्स के अलावा कुछ और क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो आप जब रिटर्न देखते हैं या पोर्टफोलियो देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स, ये तो पहली बात है। और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि फंड में वॉलेटिलिटी कैसा है, रिस्क कितना है और कितना सस्टेनेबल परफॉर्मेंस रहा है फंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड जज करने के लिए अगर फंड का परफॉर्मेंस बहुत नियर टर्म में उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं तो उसको आप ध्यान में आप साइड में रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। दूसरी बात तो आपको थोड़ा बहुत होमवर्क भी करनी चाहिए कि फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फिलॉसफी क्या है। तो अगर आप देखें कि मार्केट में पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मार्केट में वर्क कर रही है, पर फंड का जो फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो उस स्टाइल से थोड़ा अलग है, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ नियर टर्म में अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, बट फंड का फिलॉसफी ये है तो शायद फंड जब मार्केट टर्न होगी तो फंड फिलॉसफी के हिसाब से फंड का परफॉर्मेंस आएगा। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मार्केट में आप देखें कि वैल्यू एज अ कैटेगरी काफी रिटर्न्स उनका आउट परफॉर्मेंस रहा है, पर फंड का स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ग्रोथ है या ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में शायद वो फंड अंडर परफॉर्म करे। तो थोड़ा बहुत होमवर्क इस पे भी करना चाहिए कि फंड हाउस का फिलोसफी क्या है, प्रोसेस क्या है, पीपल एंड द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हर फंड हाउस का अलग अलग
इसमें प्रोसेस होता है, स्टाइल होता है, तो वो समझना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है टू टेक अ कॉल ऑन वेदर टू एग्जिट अ पर्टिकुलर फंड और नॉट। और मेरा मानना है कि इन फैक्टर्स को स्टडी करना, सिर्फ रिटर्न्स को देख के डिसीजन लेना शायद ठीक नहीं होगा, बट इन फैक्टर्स को स्टडी करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। पर मेरा मानना है कि पीपल, प्रोसेस एंड इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, जो 3 P's कहते हैं ना, फिलोसफी, प्रोसेस एंड पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंड हाउस को इवेल्युएट करने के लिए विजा वी अदर्स, सो Okay. long story short, So there's no clear-cut answer there to is no this. clear cut answer to this, absolutely. And of course, it depends on each individual's portfolio, each individual's risk metrics, time horizon, etc. पर इसमें कोई क्लियर कट हम आंसर नहीं कर सकते कि हाँ आज निकाल देना चाहिए, कल निकाल देना चाहिए। बट मेरा मानना है कि रिटर्न्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट रिटर्न्स के अलावा फिलोसफी, प्रोसेस, पीपल, ये 3 फैक्टर्स अगर आप स्टडी करें तो आपको फंड हाउस का जो फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फिलोसफी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी मिलेगी, या फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। Okay. Okay. So, Shivani, आप बहुत फेमस हैं फॉर अ पर्टिकुलर अप्रोच। यू फॉलो प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश इज रियलिटी, वेल टॉप लाइन इज वैनिटी। तो इक्विटी फंड्स के लिए हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। ये क्या अप्रोच है जो आप फॉलो करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में? एब्सोल्युटली, ये तो हमारा मंत्रा रहा है कि व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग कोई भी कंपनी, तो कंपनी में बैलेंस शीट और कैश फ्लो हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस या टॉप लाइन के तुलना में बैलेंस शीट, कैश फ्लो काफी ज्यादा मायने रखती है और ये इम्पोर्टेंट है। काफी बार हम ये देखते हैं कि कंपनी में ग्रोथ तो आ रही है, पर कैश फ्लोज में वो ग्रोथ नहीं दिख रही है, या इनफैक्ट कैश फ्लोज डिटीरियरेट हो रहे हैं, कैश फ्लोज कम हो रहे हैं। और बैलेंस शीट के जो रिटर्न रेशियोज है, वो जो टॉप लाइन ग्रोथ के तुलना में वो मैच नहीं कर रही है। तो ये आपको इनफैक्ट एक सिग्नल करती है कि कंपनी का जो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ग्रोथ, जो टॉप लाइन ग्रोथ है, वो कितना सस्टेनेबल है, और लॉन्ग टर्म में इसमें वैल्यू क्रिएशन होगी या नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट हमारा जो पोर्टफोलियो अप्रोच है या स्टॉक पिकिंग अप्रोच है, उसमें हम पहली बात बिजनेस को देखते हैं, और बिजनेस में जैसे आपने कहा, हम मायने देते हैं बैलेंस शीट, कैश फ्लो जनरेशन और रिटर्न रेशियोज, यानी कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मूव हो रही है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा मानना है कि लॉन्ग टर्म में मिस्टेक्स कम होगी, कि ऐसे कंपनीज में हम इन्वेस्ट ना करें जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन हम ना देखें। तो मिस्टेक्स कम करना, इस अप्रोच से हमारा मानना है कि हम अपने ऑब्वियसली मिस्टेक्स होती है, बट मिस्टेक्स या ड्रॉ डाउन कम करना पोर्टफोलियो में रिस्क के मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट जब हम करते हैं, ऑब्वियसली हम ऐसे स्टॉक्स चाहते हैं कि जहां पे वेल्थ क्रिएशन हो, पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो में। और अगर आप ये अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कि आप बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे ज्यादा ध्यान दें, टॉप लाइन इंपॉर्टेंट है बट बैलेंस शीट, कैश फ्लोज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मानना है कि हम जो पोर्टफोलियो में डाउनसाइड रिस्क बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी को हम हमारा हमारा अप्रोच रहा है। तो एंड आई थिंक इट हैज वर्कड वेल फॉर अस। ओके। ओके, वेरी गुड। ओके, सो जो मेरा अगला सवाल है, इट्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थियोरी कि हम अगर अभी देख रहे हैं कि अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो उसमें क्रंच आ रहा है। इवन आर आरबीआई गवर्नर इज अ लिटिल वरिड कि क्रेडिट डिपॉजिट गैप जो है वो बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि शायद डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं फ्रॉम रेगुलर हाउस होल्ड्स, एंड इसकी वजह से जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो शायद एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशू में पड़ सकता है, राइट? क्योंकि आपने कोटक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को भी मैनेज किया है, सो टेल अस मोर अबाउट दिस इशू। और क्या इस प्रॉब्लम की वजह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो फंड्स हैं, क्या उन पे भी इम्पैक्ट हो सकता है? ये क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। एक तो डिपॉजिट और ग्रोथ और उसका इम्पैक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज,
सेक्टर पे, और दूसरी बात फंड का परफॉर्मेंस एंड फंड पे क्या इम्पैक्ट हो सकती है। सो पहली बात तो यस, काफी समय से हम देख रहे हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में गैप रहा है। क्रेडिट हैज बीन ग्रोइंग फास्टर, डिपॉजिट्स आर ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस। तो धीरे धीरे हमारा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर का फोकस डिपॉजिट ग्रोथ पे ज्यादा है। क्रेडिट ग्रोथ तो इम्पोर्टेंट है, बट जीडीपी ग्रोथ आती है तो क्रेडिट ग्रोथ अपने आप आ जाती है। तो ओवरऑल सेक्टर में बिकॉज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे ध्यान ज्यादा है, हमने लास्ट काफी क्वार्टर से देखा है कि बैंकिंग जो नंबर्स आ रहे हैं वहां पे हमने थोड़ा बहुत नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हम कहते हैं उस पे प्रेशर आया है, क्योंकि डिपॉजिट कॉस्ट ऊपर गए हैं और डिपॉजिट ग्रोथ लाने के लिए बैंक्स ने अपने डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ाए हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन पे पड़ा है। पर यहाँ से हमारा मानना है कि एक दो क्वार्टर शायद नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट दिखेगा, और जो सिस्टम लोन ग्रोथ है वहां पे थोड़ा बहुत नीचे लोन ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंकिंग सेक्टर का है, उसको थोड़ा बहुत नीचे लाना पड़ेगा बैंक्स में। पर इस माहौल में भी कुछ कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके बैलेंस शीट पे काफी लिक्विडिटी ऑलरेडी है, और जिनका रिटेल जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो काफी स्ट्रांग है। और हमारा मानना है कि ऐसे माहौल में इन बैंक्स पे ध्यान देना जरूरी है। एक तो बैंकिंग सेक्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन नीचे आए हैं, पर इसके बावजूद जो रिटर्न रेशियो सेक्टर के हैं, आरओईज जो है, वो एक्चुअली काफी स्टेडी रहे हैं। और ये ऐसा एक सेक्टर है जहां पे जो मल्टीपल्स है या वैल्यूएशंस है वो एक्चुअली अपने हिस्टोरिक एवरेज मल्टीपल से कम है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मार्केट में वैल्यूएशंस ऊपर लग रहे हैं, बट ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो जहां पे वैल्यूएशंस फेवरेबल है। तो एक्चुअली अगर हम पोर्टफोलियो क्रिएशन देखें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स में, हमारा जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है, एक तो हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इन बैंक्स में उनका जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो स्ट्रांग है। उनके पास लीवर्स है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है उस पर थोड़ा बहुत लीवर्स है टू ऑफसेट दैट प्रेशर, और उनके वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरी बात है, ये सेक्टर जो है ना वो काफी ब्रॉड हो गया है, बीएफएसआई सेक्टर। तो आज हम सिर्फ बैंक्स नहीं, हम इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकरेजेस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो इस सेक्टर बहुत ब्रॉड हो चुका है, तो सेक्टर में स्टॉक पिकिंग थोड़ा बहुत इजियर हो गया, क्योंकि यूनिवर्स ब्रॉड हो गया है। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक सेगमेंट में अगर प्रेशर है तो हम किसी दूसरे सेगमेंट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनल बात यह है कि अगर मार्केट में हम इन पॉकेट्स को ढूंढे जहां पे आज भी वैल्यूएशन फेवरेबल है, तो बैंकिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे वैल्यूएशन काफी फेवरेबल है अपने हिस्ट्री के हिसाब से। सो यू डू थिंक कि इस सेक्टर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, मतलब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं तो सेक्टर में? थोड़ा बहुत प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि मार्जिन पे अभी आ रहे हैं, और शायद एक दो क्वार्टर हम थोड़ा बहुत प्रेशर देखें। पर अगर हम 18 टू 24 मंथ का व्यू बना ले, तो हमारा मानना है कि सेक्टर में जो ग्रोथ, आरओई और वैल्यूएशन प्रोफाइल है वो आज रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। और दूसरी बात एक है कि बैंकिंग सेक्टर में इम्पैक्ट आ सकती है जब पॉलिसी रेट या आरबीआई रेट कट करे। पर अभी हमारा मानना है कि ये रेट कट साइकिल थोड़ा बहुत पुश आउट हो गया है, तो दैट ऑल्सो गिव्स थोड़ा बहुत कंफर्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड आज काफी फेवरेबल है। हमारा मानना है लार्ज प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है। ओके, ऑलराइट। तो क्योंकि हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में बात कर रहे हैं, वी स्पोक अबाउट दैट सेक्टर, नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि ये बोला जाता है कि ये सेक्टर्स जो हैं ये डिफेंसिव होते हैं, एंड भले ही ये थीमेटिक फंड्स हैं, लेकिन क्या ये फंड्स, फार्मा फंड या हेल्थ केयर सेक्टर फंड्स, क्या ये एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली हो सकते हैं, बट इसमें एक कैवियट में रखना चाहती हूँ, कोई भी थीमेटिक फंड इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बन सकता है, पर वो इन्वेस्टर ऑब्वियसली ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो मार्केट में, यानी कि इक्विटी में उनका डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है, और उस पोर्टफोलियो का एक स्मॉल हिस्सा थीमेटिक फंड में आप कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होना चाहिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर नहीं। सेकेंड बात है कि फार्मा, जैसे आपने कहा कि
नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर है। ये कुछ हद तक सही है, पर कुछ हद तक हमारा मानना है कि इस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत व्यू हमारा चेंज हो रहा है। एक तो जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं फार्मा सेक्टर में, हम काफी बॉटम अप जाते हैं, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हर कंपनी का जो आउटकम रहता है वो काफी अलग रहता है, क्योंकि उनका अप्रूवल पाइपलाइन अलग रहता है। तो अप्रूवल पाइपलाइन जैसा हो, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा हो, उसके हिसाब से कंपनी में हम ग्रोथ देखते हैं। तो बॉटम अप या कंपनी स्पेसिफिक रिसर्च करना फार्मा में बहुत जरूरी है। यानी कि एक बास्केट, ऑब्वियसली हम देख यूजुअली फार्मा को एक सेक्टर बास्केट के तरफ देखते हैं, पर हमारा मानना है कि इसमें कंपनी स्पेसिफिक काफी न्यूआंसेस रहते हैं, जिसके कारण बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना इस सेक्टर में जरूरी है। दूसरी बात यह है कि फार्मा को सेक्टर आज अगेन जैसे हमने कहा बैंकिंग डाइवर्सिफाइड हो गया है, फार्मा में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारी शुरुआत इंडिया में ब्रांडेड डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस में हुई, फिर हम यूएस जेनरिक्स के तरफ गए। आज अगर हम देखें तो इंडिया में पीएलआई अनाउंस किया गया है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सीडीएमओ जो कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, उस क्षेत्र में भी काफी कंपनीज ने इन्वेस्ट करे हैं। और अगर चाइना प्लस वन देखे तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकती है। और फार्मा के बास्केट में आज हॉस्पिटल्स भी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर्स भी है, तो बास्केट काफी वाइड हो चुकी है। तो ये कहना कि फार्मा सिर्फ डिफेंसिव पोर्टफोलियो के लिए है, मेरा मानना है ये थोड़ा बहुत गलत होगा, क्योंकि फार्मा एज अ सेक्टर यहाँ पे बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज काफी बन सकते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, सो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या देखना चाहिए व्हाइल सेलेक्टिंग अ गुड म्यूचुअल फंड फॉर देमसेल्व्स, राइट? क्योंकि ये सवाल हमें कितनी बार पूछा जाता है कि ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इतने सारे फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सही फंड कौन सा सेलेक्ट करूं अपने लिए, राइट, विद इन अ पर्टिकुलर या कैटेगरी? एंड ऑल्सो जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है, आई अंडरस्टूड कि कुछ इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, एंड सम इन्वेस्टर्स से कि मैं इतना भी होगा तो चलेगा, राइट? तो एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए फ्रॉम अ गुड इक्विटी पोर्टफोलियो? देखिए, हर इक्विटी पोर्टफोलियो का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अगर आप लार्ज कैप देखें, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, हर कैटेगरी या में रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अलग होती है और रिटर्न डिलीवरी भी अलग होती है। तो आपको अपने रिस्क, टाइम होराइजन और आपके जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपको लमसम पैसा डालना है, एसआईपी पैसा डालना है। तो काफी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के को ध्यान में रखते हुए आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो ये तो एक पहली बात है। सेकंड है कि ऑब्वियसली हम रिटर्न बता नहीं सकते कि आपको रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ मार्केट एंड अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट। बट हम ये कहते हैं कि नंबर वन, जैसे हम पहले भी कह रहे हैं कि इक्विटी फंड्स में पैसा डालना है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें और हिस्ट्री में देखें, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर लास्ट 20 ईयर्स या 30 ईयर्स का जो आप डेटा देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में टिपिकली कितना रिटर्न इक्विटी मार्केट्स में बना है। तो वो रिटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने चाहिए। बट ऑब्वियसली हर मार्केट, हर कैरेक्टरिस्टिक्स पोर्टफोलियो का अलग होता है। हेंस बताना कि आपके रिटर्न्स कितने आपको बनेंगे या आपको कितना एक्सपेक्ट करना है, ये बहुत ही मुश्किल काम है, इनफैक्ट नामुमकिन काम है। पर हम ये भी कह सकते हैं कि इक्विटी फंड्स जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप लमसम पैसा डाल रहे हैं जैसे हमने कहा, तब आप मल्टी एसेट एलोकेशन या बैफ कैटेगरीज में पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर इज टेकिंग द डिसीजन ऑन एसेट एलोकेशन। अगर आप एसआईपी रूट अडॉप्ट कर रहे हैं, तो एसआईपी रूट हम मेरे हिसाब से एसआईपी रूट इज द बेस्ट रूट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन। एंड बट विद इन अ कैटेगरी हाउ डू वी सेलेक्ट? मान लो मुझे एक अच्छा मिड कैप फंड सेलेक्ट करना है, तो तो जैसे हाउ मैंने डू आई कहा कि सेलेक्ट? मिड कैप फंड, अगर आपके एक कैटेगरी में फंड सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ इन शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मत देखिए, आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स देखिए, पोर्टफोलियो के रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, और
फाइनली जो फंड हाउस है उसके प्रोसेस, पीपल और फिलोसफी को भी ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करिए। तो हम काफी समय ये मिस्टेक करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म रिटर्न देख के हम फंड सिलेक्ट कर Yeah. लेते हैं। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स इज मोर इम्पोर्टेंट, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इज मोर इम्पोर्टेंट, और प्रोसेस, पीपल एंड फिलोसफी। फाइनली फंड हाउस में पीपल, प्रोसेस एंड फिलोसफी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Sure. Okay. So just last one or two questions, और ये हम अपने सारे स्पीकर से पूछते हैं कि आप इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू हैड सो मच एक्सपीरियंस, सो मेनी लर्निंग्स, राइट, इवन एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, आप ये बताइए कि आपकी इक्विटी में लर्निंग्स क्या रही हैं जो आप इन्वेस्टर्स को पास ऑन करना चाहेंगे? तो मेरे सबसे जो इम्पोर्टेंट लर्निंग रही है, मार्केट में मैनेजिंग रिस्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रख के पोर्टफोलियो क्रिएशन करना ही चाहिए। इनफैक्ट हम इंटरनली एक कोई भी स्टॉक अब रिसर्च करते हैं या स्टॉक में हम कवरेज में लाते हैं अपने रिसर्च कवरेज में, तो हम सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। एक तो हम स्टॉक के बेस केस टारगेट प्राइस हम अराइव करते हैं अपने फाइनेंशियल मॉडल्स के हिसाब से, पर उस स्टॉक में हम बुल केस और बेयर केस टारगेट प्राइस भी हम अराइव करते हैं। इसका मतलब है हम बेयर केस सिनेरियो में क्या क्या गलत हो सकता है या क्या नेगेटिव्स आ सकती है, नेगेटिव सरप्राइजेस आ सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम मॉडल क्रिएट करते हैं और स्टॉक में हम डाउनसाइड रिस्क को इवेल्युएट करते हैं। तो हर पोर्टफोलियो में अगर कोई भी कंपनी हम इन्वेस्ट करते हैं तो अपसाइड पोटेंशियल तो हम देखते ही हैं, पर डाउनसाइड रिस्क भी हम काफी माइन्यूटली इवेल्युएट करते हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी पोर्टफोलियो स्टॉक में हम अपसाइड डाउनसाइड दोनों को ध्यान में रखते हुए उन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा इनफैक्ट लास्ट 2 डिकेड का जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, तो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो काफ़ी इंटैक्ट रहता है। और ये मेरा सबसे बड़ा लर्निंग है कि काफ़ी का समय बुल मार्केट्स में हम रिस्क पे ध्यान नहीं देते हैं, पर उन समय में एक्चुअली रिस्क में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आप वो करें, तो आपके पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट सही तरीके से आप कर सकते हैं। एनी मिस्टेक्स, डू यू थिंक ऐसी कोई गलती जो आपको लगता है कि अगर शायद नहीं की होती तो आई वुड हैव बीन अ बेटर इन्वेस्टर? नहीं, ऑब्वियसली नोबडी इज 100% परफेक्ट इन मार्केट्स, पर हमने अपने अगर हम अपने परफॉर्मेंस देखें और अपना पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट देखें, तो ऐसा हो सकता है कि हमने अपसाइड में कुछ कुछ स्टॉक्स मिस करे हैं, पर डाउनसाइड में जहाँ पे स्टॉक्स में कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम हुई हो या कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम्स हुई हो, ऐसे स्टॉक्स में हमने मोस्टली इन्वेस्ट नहीं करे हैं। तो इसका मतलब है कि the philosophy of managing risk has actually paid off where we have avoided pitfalls। जो हम pitfall कहते हैं ना, जहाँ पे accounting problem हो, corporate governance problem हो, और इनफैक्ट हम कोई भी कंपनी को इवेल्युएट करते हैं तो उसमें सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सस्टेनेबिलिटी कैपिटल एलोकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग, इनफैक्ट हर कंपनी में जो हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पे हम फोरेंसिक अकाउंटिंग करते हैं कि जहाँ पे एनुअल रिपोर्ट को थ्रेड बेयर हम एनालिसिस करते हैं, ताकि अकाउंटिंग के हिसाब से हम कंफर्टेबल हो कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कैपिटल एलोकेशन। तो मानना है कि हो सकता है कि अपसाइड में कुछ मिस हो जाए, पर डाउनसाइड में ऐसे पिटफॉल्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ये शायद हमने काफी हद तक किया है। Okay. Wonderful. Just one last question for you, Shibani. Are you an avid reader? Any good book recommendations for our आई एम एन viewers? एविड रीडर। इनफैक्ट मैं एक बुक क्लब का भी हिस्सा हूँ। दिस Okay. बुक क्लब इज विमेन इन्वेस्टमेंट नेटवर्क बुक क्लब। सो हम हर महीने मिलते हैं। हम फिक्शन भी पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन भी पढ़ते हैं, बिजनेस बुक्स भी पढ़ते हैं। तो इससे मेरी रीडिंग हैबिट्स एक्चुअली काफी इम्प्रूव हो गई है। सो आई एम एन एविड रीडर। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि व्हाट बुक टू रेकमेंड। तो मेरे मानना है कि बुक्स जो होते हैं, कि जो बुक इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ऐसे बुक्स पढ़ना उसमें मजा भी आता है। तो एक बुक मैं रेकमेंड करना चाहती हूँ। ये मॉर्गन हाउसल का बुक है। इट्स कॉल्ड फिलोसफी ऑफ मनी।
इनफैक्ट जो भी आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये मस्ट रीड है। इट इज नॉट अ वेरी टेक्निकल बुक, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है, बट इट टॉक्स अबाउट the philosophy behind investing and the psychology behind investing. In fact, investing में जो obviously हम numbers crunch करते रहते हैं, Excel sheets पे काम करते हैं, but investing के behind में एक psychology भी रहती है और वो समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप better investor कैसे बन सकते हैं। So I would recommend this book for anyone who is starting off and wants to read an interesting book which is easy to read. साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इसका एक सीक्वल भी आया है, एक सेकंड पार्ट भी आया है, उसको भी आप पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर सेकंड पार्ट भी आप पढ़ सकते हैं। Cool. Thank you so much, Shibani. It was a wonderful conversation, and I think आपने हमें बहुत सारी नई चीजें सिखाई हैं आज इस एपिसोड में. So thank you so much for giving us your perspective, and I'm very sure कि हमारे viewers को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. So we hope to get you back on our show again soon. But thank you for your time. थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछे एंड मेड मी थिंक ऑल्सो कि आपने सवाल ऐसे पूछे, बट थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस एंड आई होप दैट यू इनवाइट मी बैक अगेन। थैंक यू। Thank you. Thank you. Take care. Thanks. Wow, what a wonderful conversation with Miss Shibani. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. I'm sure you've had some amazing learnings. तो जल्दी से उन्होंने जो भी बोला उसके बारे में हम समराइज कर देते हैं. तो सबसे पहले हमने मिस शिबानी से पूछा कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, शुड दे बी वरीड, क्योंकि इस स्पेस में अभी काफी ओवर वैल्यूएशन हो रही है. तो मिस शिबानी सेज कि ऑफ कोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अभी हम ओवर वैल्यूएशन देख रहे हैं कंपेयर टू द लार्ज कैप फंड्स. तो अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, योर चांस ऑफ मेकिंग हायर रिटर्न्स आर बेटर. तो अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है या किया हुआ है, तब आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए फॉर यू टू मेक गुड रिटर्न्स फ्रॉम दिस स्पेस. फिर हमने मिस शिबानी से थोड़ा लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात करी. एंड मिस शिबानी सेज कि जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर के इक्विटी पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम करंट अर्निंग्स की बात करें या वैल्यूएशंस की बात करें, लार्ज कैप्स आर फेयरिंग बेटर. तो शी सेज कि अच्छे रिटर्न्स के लिए लार्ज कैप एक अच्छा स्पेस एट दिस पॉइंट माना जा सकता है. फिर हमने मिस शिबानी के साथ थोड़ा इक्विटी टैक्सेशन के बारे में बात करी, स्पेशली आफ्टर द यूनियन बजट 2024. एंड मिस शिबानी सेज कि अब अगर हम इक्विटी टैक्सेशन की बात करें तो आपके इक्विटी पोर्टफोलियोज में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं दैट विल बी टैक्स्ड एट 20%, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है दैट विल बी टैक्स्ड एट 12.5% विद एन एग्जेम्पशन ऑफ 1.25 lakhs. शी ऑल्सो सेज कि शायद ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स में बढ़ावा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. फिर हमने मिस शिबानी से पूछा अबाउट दोज इन्वेस्टर्स जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स. एंड मिस शिबानी सेज कि आप जो है लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स. लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो कमोडिटीज में ज़्यादा एक्सपोजर चाहते हैं, दे शुड लुक एट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स. तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो शायद थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं इन देयर पोर्टफोलियोज. फिर हमने मिस शिबानी से उनकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया इन देयर इक्विटी पोर्टफोलियोज. एंड मिस शिबानी सेज कि जब भी वो कभी किसी कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं तो बैलेंस शीट कैश फ्लोज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू टॉप लाइन. तो अगर बैलेंस शीट कैश फ्लोज कम हैं, इवन इफ द टॉप लाइन इज हाई, इट इज स्टिल अ रेड फ्लैग. शी ऑल्सो सेज कि एएमसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करती हैं जिनमें वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन नहीं देखते हैं. सो दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द डाउनसाइड रिस्क. फिर हमने मिस शिबानी से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग. एंड शी सेज कि एक इन्वेस्टर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है मैनेजिंग रिस्क. और बुल मार्केट के टाइम जो है इन्वेस्टर्स रिस्क के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, दो दैट इज़ द टाइम दैट यू शुड थिंक अबाउट रिस्क फॉर श्योर. So that was about it in this particular episode. I do hope you had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.